हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 2001 से लेकर 2024 तक पूछे गए टेंस में सभी प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो 2000 जैसा कि हमने बात की 2001 से लेकर 2024 के बीच में जितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब अपन बिल्कुल सीक्वेंस से चेक करने वाले हैं। चलते हैं अपन यहाँ से आगे पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट सेंटेंस, इफ यू विल ओबे योर सुपीरियर यू विल नॉट कम टू ग्रीफ। ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। कंडीशनल सेंटेंस का है, आप लोगों को बताया गया है। कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने पूरी क्लास ली, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर देख लेना। कंडीशनल सेंटेंस में हम लोगों ने बात की थी कि आप दो बार मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। आप दो बार मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मॉडल वर्ब का यूज होता तो है, लेकिन सेंटेंस में कितनी बार होता है बताइए? एक बार होता है। तो कौन से वाले क्लोज में मॉडल वर्ब का यूज नहीं होता ये आपको पता होना चाहिए। इफ, अनलेस और अनटिल के बाद में, इफ, अनलेस और अनटिल के तुरंत बाद वाला क्लोज जिसको आप इंग्लिश में सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, इस वाले क्लोज में मॉडल वर्ब मतलब कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लोज होता है उसमें हम मॉडल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में आप लोग देख रहे हो, इफ के बाद में ये वाला जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये विल नाम का वर्ब लगा हुआ है, ये गलत है। ये आपका विल नहीं आएगा यहाँ पे। यू प्लूरल है तो ओबे आपका फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा, आगे वाला सही है। सेकंड सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। माय फादर वाज विजिटिंग द चर्च एवरी डे व्हेन ही वाज इन लंदन। ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। बात करें आप लोग, दोनों क्लोज आपको पास्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये वाक्य पास्ट में दिखाई दे रहा है, ये भी पास्ट में दिखाई दे रहा है। देखने में तो सेंटेंस ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए ये ऐसी घटना को दर्शा रहा है जो पास्ट में हुआ करती थी। कोई भी घटना अगर अब से पहले घटित हुई है या हुआ करती थी तो उसको बताने के लिए या तो हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं या फिर यूज टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात करके आए हैं, यूज टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? या तो इसको बना दीजिए यूज टू विजिट, ठीक है, और या फिर इसको सिर्फ विजिटेड बना दीजिएगा। ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपके पास में यूज टू विजिट हो जाएगा, जो कि पास्ट इंसिडेंट को दर्शाता है। कोई भी घटना अगर पास्ट की उसके बारे में बात करते हैं। आपके पास में यहाँ पे व्हेन नाम का जो है वो कंजक्शन दे रखा है। अगला वाला सेंटेंस वॉज प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस का है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का है। यहाँ पे फ्लॉन थर्ड फॉर्म है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। अब आप लोगों को बता दें कि अगर दो घटनाएं घटित हो रही हैं पास्ट के अंदर और दोनों घटनाएं अगर एक साथ घटित हो रही हैं, दोनों घटनाएं अगर एक साथ घटित हो रही हैं, तो ऐसे केस में दोनों जो घटनाएं हैं उनका टेंस बोलो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है, एक वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा भी किस में होगा भाई? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये कब की बात है? जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है। लेकिन अगर एक घटना पहले और दूसरी बाद में हो रही है तो जो काम दोनों में से पहले हो रहा है उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और जो घटना बाद में हो रही है उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे फ्लॉन थर्ड फॉर्म दे रखा है, गलत हो गया सेंटेंस। तो आपके पास में यहाँ पे हम या तो हम फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू बना देते या हेड फ्लॉन बना देते, पर कम से कम आपके पास में ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये फ्लॉन नाम का जो वर्ब दिखाई दे रहा है, ये गलत है आपके पास में। यहाँ पर जो है वो FLEW, फ्लू नाम का सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे हम लोग। अगले सेंटेंस में चलते हैं। बिफोर नाम का वर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हमने कहा था कि बिफोर के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट में पढ़ाया हुआ है। बिफोर के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आता है, और पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में आता है। पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है हेड के साथ में, तो यहाँ पे हम हेड नाम का वर्ब और यूज कर देते हैं। डाइड यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में रहेगा, तो डाइड से पहले हेड नाम का वर्ब और लगा देंगे। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। He was taking exercise for 3 hours before he was called by his father. ये बातें हम पहले भी करके आए हैं। देखिएगा, बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा हो तो इससे पहले वाला जो सेंटेंस होता है, इससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो देखिएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। ये सारी बातें हम लोग इससे पहले की वीडियोस के अंदर जहाँ पे हमने टेंस पढ़ा है वहाँ पे बात करके, बिफोर के पहले वाला वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता, बस इतना आपको याद रखना। बिफोर के पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए फॉर के साथ में समय दिखाई दे रहा है। हमने कहा था फॉर और सिंस के साथ अगर समय का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य या तो परफेक्ट टेंस में बनता है या परफेक्ट कंटिन्यूस में बनता है। फिर से याद रखना, अगर सेंटेंस में फॉर और सिंस के साथ समय का प्रयोग कर दे रहे हो आप लोग, तो ऐसे केस में जो दिया गया सेंटेंस है वो या तो पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनना चाहिए, दोनों में से किसी एक में बनेगा। चूंकि ये वाक्य हमें कंटिन्यूस में दिखाई दे रहा है तो हम इसे बदल के परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, हैड बीन लगा देंगे, यहाँ पे हैड बीन टेकिंग बना देंगे। हालांकि इसको वॉज टेकिंग को हम हैड टेकन भी बना सकते थे, परफेक्ट टेंस में भी हम टाइम का प्रयोग कर सकते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस में तो होता ही होता है। तो इस वाले सेंटेंस में हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ही सैट इन डार्कनेस बिफोर द लाइट वेंट आउट। अब यहाँ पे आपके पास में वेंट सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है। पहले वाले वाक्य के अंदर आप लोगों को पास्ट परफेक्ट लगाना होगा, हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे हम हेड नाम की वर्ब और जोड़ देंगे इसमें। अब आपके पास में पहले वाला वाक्य परफेक्ट में हो जाएगा, बाद वाला इंडेफिनिट में हो जाएगा। अब सही हो जाएगा। बिफोर अगर सेंटेंस में आ जाए और बाद में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो याद रखना पहले वाला सेंटेंस अपन कभी भी परफेक्ट में नहीं बना सकते। इस बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है और पहले वाला जो है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। बिफोर के पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता है, जैसा कि अपन ऊपर भी बात करके। आगे चलते हैं। द इंडियन फार्मर्स हैव बीन रीलिंग अंडर द वे ऑफ पॉवर्टी सिंस टाइम इमेमोरियल। देखो सिंस और फॉर के बारे में हम बात करके आए। सिंस का प्रयोग जो होता है ना वो आपके पास में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है, ठीक है। और फॉर का प्रयोग जो होता है वो आपके पास में समय अवधि के लिए होता है, समय अवधि के लिए। आपको बता दें टाइम इमेमोरियल नाम का जो शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस टाइम इमेमोरियल में ना तो आप लोगों के पास में जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है और ना ही पीरियड दिखाई दे रहा है। टाइम इमेमोरियल का मतलब अनंत काल से कोई काम चल रहा है, तो ना तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है और ना ही पीरियड। तो ऐसे केस में बताइए क्या लगाएंगे, जब जहाँ पे टाइम पीरियड भी नहीं दे रखा हो और पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं दे रखा हो, तो याद रखना ऐसे केस में अपन लोग फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे आपका फ्रॉम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और रह गया यहाँ पे। नाउ वी शैल नॉट गो देयर अनलेस वी शैल बी आस्क्ड। ये आपके पास में दूसरा एग्जांपल दे रखा है। अगर यहाँ से आप लोग देखोगे वही बात आ रही है। यहाँ पे शैल के साथ मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे जो है यहाँ पर भी शैल भी दिखाई दे रहा है। हमने कहा था कि दो वाक्य फ्यूचर में नहीं बनाए जा सकते, दो सेंटेंस कभी फ्यूचर में नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे केस में जो अनटिल, अनलेस और इफ के बाद वाला क्लोज जो होता है, जिसको आप सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हो, ये वाक्य प्रेजेंट में होना चाहिए। चूंकि ये वाक्य पैसिव वॉइस में है, किसमें है, पैसिव वॉइस में, इसलिए शैल बी के स्थान पे हम लोग आर नाम का वर्ब लगा देंगे। याद रखना आर प्लस थर्ड फॉर्म जो है ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इस कहानी को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। ये मैंने एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है, आपको समझाने के लिए बता देते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ स्टोरी। ये आपके पास में एक सेंटेंस लिखा गया है, ही राइट्स अ स्टोरी, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ये बताइए कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर मुझे इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो बताओ सेंटेंस क्या बन जाएगा, अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक्टिव में दिए गए सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर दिया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो नीचे वाला सेंटेंस है जिसको हमने पैसिव में बनाया है, ये बताओ कौन से टेंस का है। इस वाले वाक्य तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही तो बात कर ही चुके। मैं पूछ रहा हूँ ये जो अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम जो पैसिव वॉइस में बना है, ये वाक्य बताओ कौन से टेंस का है। तो याद रखना जब आप लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है पैसिव वॉइस में, लेकिन टेंस को बदला हुआ नहीं माना जाता। टेंस बदलता है नरेशन के अंदर।
तो याद रखना ये जो आपने दूसरा सेंटेंस लिखा है ये भी बोलो कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम का जो टेंस होता है उसकी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, तो याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में वाक्य है तब तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस या डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है, या फिर क्या आता है आपके पास डू डज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बना देते हो तो ये इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको इज आर एम प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए तो भी ये वाक्य पैसिव वॉइस का ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही कहलाएगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि ये एक्टिव था, ये पैसिव में चेंज कर दिया, पर टेंस दोनों का ही सेम ही है अभी तक यहाँ पे। इसलिए अपन लोग यहाँ पे फ्यूचर तो लगा नहीं सकते थे, प्रेजेंट में बनाना था, पैसिव था, इसलिए मजबूरन अपन ने चेंज करके वी आर आस्क्ड बना दिया इसका। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, ही गिव मी अ प्रॉमिस दैट ही विल पे मी ऑल द मनी। अब देखिए आपको पहला वाला क्लोज जो है वो बताइए कौन से टेंस में दिखाई दे रहा है, पास्ट में दिखाई दे रहा है। अगर एक क्लोज पास्ट में है तो दूसरा वाला भी बोलो किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। पास्ट में हो जाएगा तो विल का पास्ट जो है वो बोलिए कौन सा हो जाता है, वुड हो जाता है। ये आपके पास में अगला सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। द पैसेंजर्स क्राइड दैट द वाटर इज कमिंग इनटू द शिप बट द कैप्टन assured them that there was no danger। ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। अगर मैं इस सेंटेंस में वर्ब के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे क्राइड सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे assured भी सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस की वर्ब होती है, और यहाँ पे आपको इज कमिंग दिखाई दे रहा है जो प्रेजेंट का है, यहाँ पर भी वोच। आपको बता दें एक अगर आपके पास में एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब दी गई है और अगर दो वर्ब पास्ट की तो जाहिर सी बात है तीसरा वर्ब भी किसका होना चाहिए था, पास्ट का ही होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे इज नहीं आएगा, बोलो क्या आ जाएगा, वो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रू डे बाय डे। अरे ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग देख रहे हो द नंबर ऑफ दे रखा है, तो द नंबर ऑफ के साथ में आपने अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है तो अच्छी बात है, वरना पूरी वीडियोस डाल रखे हैं, एक एक चीज़ को बेहतर ढंग से समझा रखे हैं। द नंबर ऑफ के साथ में जो है वो नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है क्योंकि ये डेफिनेट नंबर को दर्शाता है, ये तो ठीक है। अब आपके पास में ये सेंटेंस जो है इसको बनाने के दो तरीके थे। एक तो हो जाता इज ग्रोइंग डे बाय डे या ग्रोज डे बाय डे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते। अगर हम बी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, अगर बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसके बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है जिसको आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ग्रोइंग हो जाता है यहाँ पे। तो इसके बाद में ग्रीव जो कि सेकंड फॉर्म है वो तो कभी भी यूज नहीं होता। आगे चलते हैं अपन। न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैड हैपन। अरे आप लोगों के पास में यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, आपके पास हेड दिखाई दे रहा है। हेड के बाद में अगर मेन वर्ब दे रखा है तो आपको मेन वर्ब का जो है वो कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, बताओ, थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ये आपके पास में जो है वो हैपेंड नाम का वर्ब यूज हो जाएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इससे पहले हेड नाम का हेल्पिंग वर्ब आपके पास दे रखा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, एक क्लोज पास्ट के अंदर था। अगले सेंटेंस में चलते हैं। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। सेंटेंस का जवाब नो एरर हो जाएगा। ये वाक्य पास्ट में है, ये भी पास्ट की वर्ब है, आगे भी पास्ट दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे आपके पास बाय द टाइम दे रखा है। देखिए हमने अब बात की थी कि अगर बाय द टाइम के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा हो, बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया हो तो अगला वाला सेंटेंस जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है। देखिए ये सब बातें हम लोग अब से पहले पढ़ कर आए। फ्यूचर परफेक्ट। इसी में दूसरी चीज याद रखेंगे कि बाय द टाइम के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट दे रखा होता है तो फिर अगला वाक्य जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। बोलिए भाई आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे बाय द टाइम के साथ में देखो आप लोगों को हैज प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज। अब देखो फ्यूचर का टाइम दे रखा है ना बाय द टाइम के साथ में, अगर फ्यूचर का टाइम दे रखा होता है तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में ही बनता है। तो जहाँ पे हैज दिखाई दे रहा है उसको विल हैव में चेंज करते हैं। और याद रखना
ये आगे वाला हैड जो है ये मेन वर्ब है यहाँ पे, है ना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, विल हैव नाम का वर्ब यूज करना है हैज के स्थान पे। क्यों? क्योंकि वाक्य फ्यूचर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी बाई वर्ड के साथ में फ्यूचर का टाइम दे दिया जाए, ये तो बाई द टाइम को लेकर था। एक बात और बता दें, अगर बाई वर्ड के साथ में भविष्य का समय दे दिया जाए, फ्यूचर का समय लिख दिया जाता है, तो ऐसे केस में जो सेंटेंस बनता है वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। ये बातें अपन ऑलरेडी अपने जो टेंस वाले टॉपिक में जो हमने पढ़ा है वहाँ पे हम ये सारी बातें करके आए। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। देखिएगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट नाम के टेंस में हम लोगों ने ये आपको बातें बताई थी कि इट इज टाइम या अबाउट टाइम या हाई टाइम, ऐसा कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस में आ जाता है और उसके बाद में अगर सब्जेक्ट आ जाता है, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट लिखा गया तो आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हो। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हो, सेकंड फॉर्म का। और टेक का सेकंड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा आपका, टुक हो जाएगा। तो इट इज टाइम, हाई टाइम या अबाउट टाइम के बाद में अगर सब्जेक्ट आ जाए तो सेकंड फॉर्म आता है, अगर टू आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म आता है। आगे चलते हैं अपन। इफ आई हैड ऑफ दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल। यहाँ पे याद रखना, फॉल का सेकंड फॉर्म है ये फेल। फॉल का मतलब जब गिरना होता है तब फेल सेकंड होता है, और फेल का मतलब गिराना होता है तब फेल फर्स्ट होता है। चलिए बात करते हैं अपन, यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, पास्ट परफेक्ट का है। और एक क्लोज अगर पास्ट परफेक्ट में होता है तो दूसरे में वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो बताइए यहाँ पे क्या आपका आंसर हो जाएगा, वुड हैव सीन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में बात करके आए कि एक वाक्य अगर पास्ट परफेक्ट में होता है तो वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द thief was caught after he has disposed of the stolen goods। देखो भाई, अच्छा भाग है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा भाई। यहाँ पे इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखो भाई, आफ्टर नाम का अगर आपके पास में वर्ड आ जाता है और आफ्टर के बाद में अगर आपको पास्ट परफेक्ट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पास्ट परफेक्ट, तो आफ्टर के पहले वाला वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। यहाँ पे देखिएगा दो बातें। लेकिन अगर आपको आफ्टर के पहले वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई दे रहा है, किसमें दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, ध्यान से देखने वाली बात है। आप लोगों ने आज से पहले ये तो पढ़ा होता है कि आफ्टर के बाद में हम जो है वो पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ये बात तो ठीक है, बात तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर आफ्टर के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो अगले वाले वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करते हैं। चलते हैं अपन पहले सेंटेंस में, द thief was caught, तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही कहलाएगा। मैंने कहा था बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म इंडेफिनिट होता है। आफ्टर आ गया आपके पास में, पैसिव वॉइस क्या है, ये आफ्टर आ गया आपके पास में, अगला वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो बोलो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे हेड लगा दें। अगला चलते हैं, सुषमा अराइव्ड हियर डिड ऑल द प्रिपरेशंस, ये वाई नहीं है ना, ये ब्रैकेट ही था आपके पास, ठीक है, ये ब्रैकेट है भाई। सुषमा अराइव्ड हियर डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ आवर इंटीमेट फ्रेंड्स। देखो क्या कह रहा है आपके पास में, अराइव्ड नाम का वर्ब दिखाई दे रहा है आप लोगों के पास, जो कि सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे डिड भी मेन वर्ब है, आपको बता दो। अराइव्ड यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, याद रखना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब आपके पास इंडेफिनिट का। ऑल द प्रिपरेशन एंड, अब देखो एंड आ गया आपके पास में। हमने कहा था कि एंड के तुरंत बाद में अगर वर्ब आ जाए, देखो एंड के बाद में, ये देन को कंफ्यूज मत होना, देन नाम का शब्द एडवर्ब होता है। अगर एंड के बाद में अगर मेन वर्ब दे रखा है तो एंड के बाद वाला वर्ब कौन सा होगा ये डिसाइड करने का काम एंड के पहले वाला वर्ब करता है। जैसे यहाँ पे एंड के साथ आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, तो एंड के बाद वाला वर्ब भी सेकंड फॉर्म ही होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ से हम हैज़ को हटा देंगे, जैसे ही आपको हैज़ को हटाओगे तो यहाँ पे कोल्ड कौन सा फॉर्म रह जाएगा, सेकंड फॉर्म रह जाएगा। याद क्या रखना है,
कि अगर कभी भी सेंटेंस में एंड के बाद में आपको मेन वर्ब दिखाई दे जाए तो एंड के बाद में आने वाला मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा ये डिसाइड बोलो कौन करता है? एंड के पहले दिया गया फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब एंड के पहले दिया गया फॉर्म ऑफ द वर्ब और एंड के बाद में आने वाला वर्ब का फॉर्म बोलो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर एंड के पहले सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म होगा। एंड के पहले अगर फर्स्ट है तो बाद में भी फर्स्ट, पहले थर्ड है तो बाद में भी थर्ड। तो यहाँ से आप लोग हैज नाम का वर्ब हटा देंगे, सेकंड फॉर्म रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। कैन का पास्ट कुड होता है, इसका मतलब इसको हम पास्ट इंडेफिनिट ही कंसीडर करेंगे, याद रखना। और ये वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो अगला वाक्य किसमें होना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था, क्योंकि एक प्रेजेंट और एक पास्ट में तो हो नहीं सकता है। तो बोलिए यहाँ पे हैज़ के स्थान पे क्या लगा देंगे? हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग जाएगा, टोल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड फॉर कैन नॉट बी डाउटेड, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दो और दो बोलो कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो बताओ हमेशा कौन से टेंस में बनाए जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाएंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा? सवाल ये है कि ये प्रेजेंट में बनेगा। अब बताएं मुझे, मेक आएगा या मेक्स आएगा? तो जनरली आप लोग ज़्यादातर बार जो है वो मेक्स लिखा हुआ देखते हो और कई बार आप मेक लिखा हुआ देखते हो। हमारा सवाल ये रहने वाला है कि हमें इन दोनों में से सही किसको मानना है। ये बड़ा सवाल है, और क्यों मानना है ये इससे बड़ा सवाल है। कई बार एग्जाम्स में ऐसी गलतियां हुई हैं, काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक में हम लोगों को मेक्स देखने को मिलता है, कुछ में मेक देखने को मिलता है। तो एग्जामिनर इनमें से सही किसको करेगा ये भी हमारे लिए सवाल है। तो याद रखना ऐसे केस में हमेशा मेक को सही मानेंगे, आप मेक्स को गलत मानेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का कारण बता देते हैं। अर्थमेटिकल यूनिट है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, सिर्फ इतना निश्चित है। सिंगुलर होगा इसका पता नहीं चलता है। चलो पता करते हैं इसका। 2 और 2 4 होते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, कितने 2 मिलकर 4 बनता है? 1 2 4 बनता है या 2 2 मिलकर 4 बनते हैं? 2 2 मतलब प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए था। इसलिए आपका सही जवाब मेक होना चाहिए। काफ़ी बार आपको मेक्स देखने को मिलता है, कुछ लोग इनको दोनों को सही मानते हैं, लेकिन आइडियली अगर आप दोनों में से किसी एक को सही मानने की बात आ जाती है तो देखिए मेक आपका सही जवाब हो जाता है। आगे चलते हैं। नोबडी नोस व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर। एक वाक्य प्रेजेंट में दे रखा है, दूसरा फ्यूचर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही हो जाएगा, आपका सेंटेंस का जवाब हो जाएगा नो एरर। दिवाकर होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन। देखिए ये वाक्य प्रेजेंट में दे रखा है। एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो आगे वाले सेंटेंस में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है आपके पास में, जवाब आपका यहाँ पे भी नो एरर हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं। When you will find out any solution to this problem, you will be able to finalize the project। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 बार विल नाम का वर्ब दिखाई दे रहा है। हमने कहा था एक सेंटेंस में 2 बार विल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे केस में आप लोग हमेशा दोनों में से जो घटना पहले घटित होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे, और जो घटना बाद में घटित होती है उसको अपन फ्यूचर इंडेफिनिट में बताएंगे। तो दोनों में से एक विल हटेगा, ये बात तो निश्चित है, पर कौन सा हटाना है इसको चेक करने के लिए पहले पता करो कि दोनों में से काम पहले कौन सा। वो ये कह रहा है कि व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जब तुम्हें इस परेशानी का कोई समस्या हल मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, तब तुम इस जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनलाइज कर पाओगे। बताओ भाई पहले क्या होगा? ये जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनलाइज करना है या फिर वो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन? तो आप कहेंगे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पहले मिलेगा। तो ऐसे केस में अपन इस वाले वाक्य को प्रेजेंट में बनाएंगे, यहाँ से अपन विल हटा देंगे। फाइंड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगला सेंटेंस 24 नंबर। Whenever you are coming here, you bring a lot of sweets for me। बहुत ही अच्छा सेंटेंस। याद रखना कोई भी काम अगर स्थायी या परमानेंटली घटित होता है या होता है तो उसको हम हमेशा कौन से टेंस में बताते हैं? बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं, याद रखना। और अगर कोई काम अस्थायी रूप से घटित होता है, अस्थायी रूप से टेम्परेरीली कोई काम होता है,
तो ऐसे वाक्य को हम कौन से टेंस में बनाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। चाहो तो इसका समझ लो। वो कह रहा है कि जब कभी तुम आते हो हमारे लिए मिठाइयाँ जरूर लेकर आते हो। तो बताइए ये काम क्या है? स्थायी रूप से होता है, स्थायी रूप से होता है। और स्थायी रूप से हो रहा है तो इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट में हो। क्या किया जाए? तो ये जो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नाम का जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ से आर कमिंग नाम का जो वर्ब है इसको चेंज कर दीजिए और यहाँ पर आप कम नाम का वर्ब लगा के इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देना। आप चाहो तो यहाँ से अस्थायी रूप का एग्जाम्पल वैसे आगे दे रखा होगा, शायद कहीं पे हमने डाला था क्वेश्चन, लेकिन अगर आप समझना चाहो स्थायी और अस्थायी तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ कि नाउअडेज ही टीचेस इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन absenting himself। वो कह रहा है कि इन दिनों में वह इंग्लिश पढ़ाता है क्योंकि जो इंग्लिश का टीचर है वो छुट्टी पे। तो मैं बोलूँ कि वो हमेशा पढ़ाता है या फिर अभी पढ़ा रहा है, तो आप कहोगे अस्थायी रूप से पढ़ा रहा है। और अस्थायी रूप से पढ़ा रहा है तो फिर इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, कंटिन्यूस में बनेगा। आगे चलते हैं अपन। इट इज़ अपीयरिंग। आप लोगों ने अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्लास ली है तो आपको बता दूं, अपीयर हमारे पास एक स्टैटिक वर्ब होता है, इसके साथ कभी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है वर्ब के रूप में। क्या नहीं लगता है? आईएनजी नहीं लगता है। गलत हो गया, वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, अपीयर वर्ब के साथ आईएनजी लगता नहीं है कभी, तो मजबूरन हमें इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म या एस और एस। इट यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए अपीयर के साथ एस लगा के इसको अपीयर्स बना देंगे। इज अपीयरिंग गलत है, क्यों? क्योंकि अपीयर नाम का जो वर्ब होता है इसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। आगे चलते हैं। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम lived here for more than a month but he has never created any problem। देखिएगा भाई, इस वाले सेंटेंस में देख लो तो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा सेंटेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आगे दिया गया जो वर्ब है उसके लिए बोलो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ये वर्ब है, कौन सा फॉर्म है बताइए? सेकंड फॉर्म है। आगे देखोगे तो आपके पास फॉर के साथ में समय दिखाई दे रहा है, और हमने बात की थी कि फॉर और सिंस के साथ में अगर समय दिखाई दे जाए, ठीक है ना, ये देखो फॉर और सिंस के साथ समय दिखाई दे रहा है। फॉर और सिंस के साथ अगर समय का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य हम कौन से टेंस में बनाते हैं बताओ? या तो परफेक्ट टेंस में बनाते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं। तो ऐसे केस में इस वाले सेंटेंस को या तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? हैज़ लिव्ड बनाना पड़ेगा या हैज़ बीन लिविंग बनाना पड़ेगा। पर कम से कम इन दोनों के अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं यूज किया जा सकता है, ठीक है? किसके कारण हमने लिव्ड को हैज़ लिव्ड या हैज़ बीन लिविंग में चेंज कर दिया? टाइम के कारण। टाइम दिया गया होता है तो वाक्य या तो परफेक्ट में बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में बनता है। अब मिसोजाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग। आपको पता होगा हेट हमारे पास एक ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, स्टैटिक वर्ब है आपके पास में। चूंकि वाक्य कंटिन्यूस का है तो इसको चेंज करके अपन इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। इंडेफिनिट में बताओ क्या लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस और एस। चूंकि हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हेट्स बना दिया इसको। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज 2 माइल वॉक। देखिए भाई, ऐसा कोई भी कार्य जो आप स्थायी रूप से करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम बात करके आए थे कि कोई भी कार्य अगर आप स्थायी रूप से करते हैं तो उस सेंटेंस को या प्रेजेंट हैबिट को दर्शाता है। वो सेंटेंस हम बोलिए कौन से टेंस में लिखते हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जो काम आप स्थायी रूप से करते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। वो कह रहा है कि उसकी हेल्थ का राज इस बात में छुपा है कि वो सुबह जल्दी उठता है और 2 माइल जो है वो वॉक करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ से ये जो इज है इसको तो हटा देंगे अपन, ठीक है, और ये गेटिंग नाम का वर्ब जो है इसको प्रेजेंट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट में बोलो क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म या एस और यस आता है। ही सिंगुलर है इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? गेट्स लगा दूंगा। तो सही जवाब हो जाएगा ही गेट्स अप बिफोर सन राइज एंड हैज अ 2 माइल वॉक। ये आ गया। देखो वो अभी हम स्थायी और अस्थायी के बारे में बात कर रहे थे, देखो वही सेंटेंस अब आपके पास में आ ही गया। अगर कोई काम स्थायी रूप से कर रहे हैं आप
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे आप, ठीक है। और अगर कोई काम अस्थायी रूप से कर रहे हैं, हमेशा नहीं करके थोड़े समय के लिए टेम्परेरीली कर रहे हैं, तो ऐसे केस में सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नाउन की चेंज। देखिएगा, तो वो क्या कह रहा है, नाउअडेज ही टीचेस फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन अब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। क्या करें बताओ, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई दे रहा है, और हमने कहा कि काम स्थायी नहीं अस्थायी रूप से हो रहा है, तो इसको कंटिन्यूस में चेंज करना है। कंटिन्यूस में चेंज करने का मतलब इज टीचिंग नाम का वर्ब हम यहाँ पे यूज कर देंगे, कारण आपको यहाँ पे बता दिया गया स्थायी होता है। तो he seems to be happy because his parents had come from London to live with him। देखिए पहले वाला वाक्य प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, seems ऐसा और लग रहा है, फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो अगला वाला वाक्य भी प्रेजेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे हैड के स्थान पे हम बदल के बोलो क्या लिख देंगे, हैव लिख देंगे, क्योंकि प्रेजेंट पेरेंट्स प्लूरल है ना, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है आपको ना, तो इसलिए ये पेरेंट्स आपके पास है बिकॉज कंजक्शन है, हिज पेरेंट्स आपके पास सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो हैव लिख देंगे यहाँ से। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क सेड माई फ्रेंड टू मी। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए थे कि इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो आप मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हो। तो ये जो आर स्टार्टिंग नाम का वर्ब आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आर स्टार्टिंग, इसको चेंज करके हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, स्टार्टेड बना देंगे सेकंड फॉर्म के। I have come to know that your father has died last week। अच्छा सेंटेंस है वैसे, देखो वो कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर की डेथ पिछले वीक हो गई थी। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज तब करते हैं जब किसी पास्ट की घटना का प्रभाव वर्तमान में जारी होता है। अगर कोई ऐसी घटना है जो पास्ट में हुई, काम के साथ साथ उसका प्रभाव भी खत्म हो गया, तो फिर ऐसे केस में हम वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। यहाँ पे डाइड सेकंड फॉर्म के रूप में यूज होगा, हैज हट जाएगा, वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। देखिएगा यहाँ पे आपके पास में येट नाम का एडवर्ब दिखाई दे रहा है। हमने कहा था कि अगर सेंटेंस में जस्ट आ जाए, येट आ जाए, लेटली आ जाए, हाँ जी, सो फार आ जाए, अंटिल नाउ आ जाए, अंटिल नाउ आ जाए, इस प्रकार के वर्ड अगर आपको कभी भी सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं तो याद रखना दिया गया सेंटेंस जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। किसमें बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए था। अब नन के साथ में आने वाला वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। नन के साथ में आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे मैं चाहूँ तो हैज़ भी लगा सकता हूँ और हैव भी लगा सकता हूँ। अराइव्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में यूज रहेगा। तो येट के कारण हमने इस वाक्य को चेंज करके प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया, क्योंकि ये एडवर्ब जब भी सेंटेंस में देखने को मिलती हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। आगे चलते हैं। ही वुड नॉट हैव डन ऑल दिस इफ ही हैड नॉट बीन इंस्टिगेटेड बाय हिज वाइफ। अच्छा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस नंबर 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको हैड के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसमें वुड हैव प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। सब कुछ ठीक है, सेंटेंस का जवाब जो है वो नो एरर हो जाएगा। सेंटेंस में कोई एरर नहीं। द टीचर सेड टू अस दैट ही वुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। देखिएगा, बताइए भाई सेंटेंस में क्या एरर है? सेंटेंस आपके पास में दे रखा है कि उसने कहा कि वो घर पे रुकेगा। देखो ये सेड वहाँ पे कौन सा फॉर्म है बताओ? सेकंड फॉर्म है। शुड भी पास्ट का वर्ब है, तो जाहिर सी बात है अगर दो वर्ब पास्ट किए तो ये वाला वर्ब भी पास्ट का होना चाहिए। तो जहाँ पे रेन्स नाम का वर्ब दिखाई दे रहा है, इसको रेन को चेंज करके आप रेन्ड बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। मीनाक्षी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, तो मतलब अलॉन्ग विद जब भी आ जाता है तो सब्जेक्ट हम पहले वाले को मानते हैं। मीनाक्षी के अनुसार वर्ब लगेगा, मतलब इज लगा है यहाँ पे। is going to Mumbai tonight because her eldest brother is there। ठीक बात है, सब कुछ ठीक है, वाक्य प्रेजेंट में है, दो वाक्य प्रेजेंट में हो सकते हैं। सेंटेंस का जवाब क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है भी, ठीक है, तो आपका जवाब नो एरर है। वहाँ पे निशान लगा दिया, नो एरर आपका आंसर।
आगे चलते हैं अपन। नेहा सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। देखो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 बार विल नाम का वर्ब यूज हो रहा है। हमने कहा था विल नाम का वर्ब यूज हो सकता है सेंटेंस में, लेकिन कम से कम 2 बार विल नाम का वर्ब यूज नहीं। ऐसे केस में दोनों में से जो घटना पहले घटित होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो घटना बाद में घटित होती है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं। वो क्या कह रही है, नेहा ने कहा कि ये जो सी है वो आपका अम्ब्रेला ले लेगी, छाता ले लेगी अगर बारिश हुई तो पहले क्या लेगी, छाता लेगी या बारिश होगी? तो पहले बारिश होगी तभी छाता लेगी, तो ये घटना पहले घटित होने की बात कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, विल रेन नाम का जो दिखाई दे रहा है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, इट रेन्स बना देंगे, इट सिंगुलर है ना। दीज बुक्स हैव रिवाइज्ड बाय श्री सिन्हा, श्रीलंका कह रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को ये बताना है इस सेंटेंस में कि एरर क्या है। दीज बुक्स हैव रिवाइज्ड बाय श्री सिन्हा, अच्छा भाग है, वैसे थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश की है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि देखिए ये वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस का है, क्योंकि बुक थोड़ी रिवाइज हुई है, सिन्हा ने रिवाइज किया ना, तो बुक तो आपके पास में सब्जेक्ट नहीं है, बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब पैसिव वॉइस है। मतलब इस सेंटेंस का आंसर जो है ना वो हैव बीन रिवाइज्ड होना चाहिए था, ठीक है। अब इसमें जो ट्रिकी भाग है वो क्या है, वो देखिए मैंने यहाँ पे हैव को अलग भाग में लिखा है और रिवाइज को अलग भाग में लिखा है। रही बात हमें साथ में क्या यूज करना है, बीन यूज करना है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा सेंटेंस अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाता है तो आप कौन से वाले भाग में एरर करेंगे, ये सेकंड पार्ट में करेंगे या थर्ड पार्ट में करेंगे, ये हमारे लिए बड़ा सवाल है। सेकंड वाले भाग में एरर करेंगे, थर्ड वाले भाग में, तो आपका सवाल फिर से वही हो जाता है, कैसे पता करेंगे कि कौन से में होगा। तो याद रखना यहाँ पे यूज होने वाला हैव नाम का वर्ब जो है वो बोलो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये बीन रिवाइज जो है वो मेन वर्ब है। इसका मतलब इसमें गलत क्या है, हेल्पिंग वर्ब गलत है या मेन वर्ब गलत है? अरे मैंने बीन रिवाइज्ड में वर्ब किसको माना है, हैव को हेल्पिंग वर्ब और बीन रिवाइज्ड को मेन वर्ब माना है। तो मैं पूछ रहा हूँ गलत क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? मेन वर्ब गलत है, हेल्पिंग वर्ब तो है भी आना चाहिए था, यहाँ पे बीन रिवाइज रहेगा। मतलब अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आपको इस वाले भाग में एरर करना पड़ेगा जो कि इस सेंटेंस के हिसाब से सी पार्ट है। आगे चलते हैं। अंटिल आपके पास में सेंटेंस दिखाई दे रहा है, कंडीशनल सेंटेंस आपके पास है। अंटिल के बाद वाले क्लोज में अगर आप चेक करते हो तो हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एक वाक्य में अगर पास्ट परफेक्ट आ जाता है तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है ना, वुड हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हैड नॉट गिवन दिखाई दे रहा है इसको चेंज करके वुड नॉट हैव गिवन आपका आंसर। गिवन तो रहेगा, क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि एक वाक्य पास्ट परफेक्ट में होता है तो फिर अगले सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ऐसा हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड कीप। देखो एंड नाम का वर्ड दिखाई दे रहा है आपके पास में। एंड के बाद वाला वर्ब कौन सा होगा ये डिसाइड करने का काम एंड के पहले वाला वर्ब करता है। एंड के पहले आपको वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैप्ट तो सेकंड फॉर्म है ना, तो पहले वाला अगर फर्स्ट फॉर्म है तो बाद वाला भी कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए। तो बताओ कैप्ट के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कीप लिखते हैं, ठीक है ना। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे कीप ना लिखे टू कीप लिख सकते हैं। मैंने कहा यार टू को दो बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सीधा कीप भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। आप लोगों को ये वाक्य पास्ट में दिखाई दे रहा है। विक्टिम जो है उसने बताने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी जो शब्द है वो सुनाई नहीं दे रहे थे, ऑडिबल नहीं थे। ये वाक्य पास्ट का है, ये भी वर्ब पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है। अगर आपके पास एक सेंटेंस में 3 वर्ब दे रखे हैं, 2 पास्ट के, तो जाहिर सी बात है तीसरा भी पास्ट का होना चाहिए। तो हैज के स्थान पे अपन क्या बना देंगे, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर परमिशन। 2 बार विल का प्रयोग हो रहा है। हमने कहा था 2 वाक्यों को जो है वो फ्यूचर में नहीं लिखा जाता, दोनों में से जो काम पहले हो रहा है उसको
प्रेजेंट में, जो काम बाद में हो रहा है उसको फ्यूचर में लिखेंगे। चेक कीजिए दोनों में से काम पहले कौन सा हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बता दूंगा जैसे ही मुझे कोई तुम्हारी प्रमोशन को लेकर, प्रमोशन के बारे में कोई जानकारी मिलती है। तो पहले बताएगा या पहले उसको पता चलेगा? पहले उसको पता चलेगा। तो ये वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होना चाहिए था, तो यहाँ पे विल हटा देना। As soon as I get any information about your promotion, आपका आंसर। When I will be 30, most of my friends will be over 35 years of age। ये आपके पास में सेंटेंस है, 2 बार will दिखाई दे रहा है आपके पास में। हमने कहा था वही बात, 2 बार मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता है। दोनों में से जो काम पहले हो रहा है उसको प्रेजेंट में लिखिए। तो बताइए, वो कहता है कि जब मैं 30 का हो चुका हूँ तो मेरे कुछ दोस्त पहले से 35 के हो चुके होंगे। विल बी ओवर 35 years of age। तो बताओ, खुद के वाले ये रेफरेंस पहले दे रहा है, वो ये रेफरेंस पहले दे रहा है कि इसको प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट में लिखने के लिए विल हटेगा तो बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई के साथ बताओ इज आर एम में से क्या यूज होगा? एम यूज होगा। तो व्हेन आई एम 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी ओवर 35 years of age। ये आपका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए, पास्ट की घटना के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि ये मेरे लिए पहला वाक्य है, पहला टाइम है जब मुझे ऐसी इंटरेस्टिंग, जो क्या है ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी। मतलब घटना कब की रही होगी? पास्ट की रही होगी। और पास्ट में हम बताइए कौन सा फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो ये हियर नाम का वर्ब जो दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पे अपन चेंज करके हर्ड बना देंगे। याद रखना, इसमें ईडी नहीं लगता है। 2013 के एग्जाम में पूछा गया था एक बार, ऐसे नाम ऐसे लगा के, ऐसे वर्ब दे के क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आपको बता दें, हर्ड नाम का जो वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म सिर्फ डी लग के बनता है, ईडी लगकर नहीं बनता है। तो आपका आंसर जो है यहाँ से ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना इसको। आगे चलते हैं। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीना हैड पुल्ड ऑफ द शेड। क्या किया जाए भाई? देखो, बिफोर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म है और इसके बाद में कोमा था यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। देखिए, 2 वाक्यों में कभी भी पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, ऐसा अपन लगातार बात करते हुए आ रहे हैं। तो क्या करें? बिफोर के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसका मतलब ये वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे ही मैं यहाँ से हेड हटा देता हूँ, अब ये स्टॉप नाम का जो वर्ब है ये कौन सी फॉर्म के रूप में यूज हो जाएगा? सेकंड फॉर्म के। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो नो नाम का वर्ब है ये वो स्टैटिक वर्ब है जिसके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। ये वर्ब आपके पास लव, लाइक, हेट, वांट, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिमेंबर, रिजेंबल, फॉरगेट, बिलीव, अंडरस्टैंड, नीड, नो, सीम, अडोर, फील, स्मेल, टेस्ट, ऑन, माइंड, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इमेजिन, प्रेफर, पजेस, अपीयर, ये वो वर्ब हैं जिनके साथ आप कभी भी वर्ब के रूप में आईएनजी नहीं लगा सकते, जिसमें से एक वर्ब नोइंग है। अगर ये किसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज होती है तो इसको बदल के अपन उसी टेंस के परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम परफेक्ट बनाएंगे तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा, नोन यहाँ पे थर्ड फॉर्म। आईएनजी लगने से दिक्कत है नोइंग को। और अगर यही वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता तो इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देता। ही यूजेस टू स्टडी। अरे, प्रेजेंट की हैबिट अगर है तो उसमें यूजेस लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वैसे भी वो तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, जो पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए यूज टू लगा के यूज किया जाता है, पर ये तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो याद रखना, यूजेस टू स्टडी को आप सिर्फ स्टडीज बना दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा STUDIES। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल। 2 सेंटेंस क्या किया जाए बताइए? देखो, ये रेन वाला जो है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन है। आप काफ़ी समय से इन चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। कई बार हम लोगों को इट रेन्स देखने को मिलता है ना। जैसे इस बार जो है वो रेन्स फॉल नाम का वर्ड दिखाई। देखिए, ऐसा क्यों बनाते हैं इसका कारण देखिए थोड़ा सा। आपके पास दिया गया रेन नाम का शब्द जो होता है वो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। ठीक है, रेन शब्द जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है वर्षा, बारिश जिसको आप बोलते हैं, और वर्ब होता है तब इसका मतलब होता है वर्षा होना। ठीक है, मतलब अगर बारिश होती है ये सेंटेंस मुझे बनाना होता तो ये सेंटेंस शायद ऐसा बनना चाहिए था, रेन रेन्स। यहाँ पे यूज होने वाला रेन सब्जेक्ट मतलब नाउन रहता और यहाँ पर यूज होने वाला रेन वर्ब रहता, पर दोनों वर्ड्स का रिपीटेटिव साउंड आ रहा है। ओके,
और ये थोड़ा सा मोनोटोनस साउंड क्रिएट करता है। तो हमने कहा यार दोनों में से एक चेंज कर दो, या तो वर्ब चेंज सब्जेक्ट चेंज कर दो और या फिर वर्ब चेंज कर दो। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसका सब्जेक्ट चेंज कर दूं तो रेन के स्थान पे मैं क्या लगा सकता हूँ, इट लगा सकता हूँ। तो मेरे पास एक तरीका क्या हो जाएगा कि मैं ये वर्ब को नाउन को चेंज कर दूं, रेन के स्थान पे इट लिख दिया और वर्ब को एज इट इज लिख दिया। अब अगर आप चाहते हो कि देखो रेन सेम रहना चाहिए, रेन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, मैं ऐसा हटा देता हूँ क्योंकि इसी का बना रहे हैं। आप चाहते हो कि रेन नाउन सेम रहना चाहिए, वर्ब बदलना चाहिए, तो बताओ बारिश होती है या बारिश गिरती है। तो आप कहेंगे बारिश गिरती है, इसका मतलब यहाँ पे आपको रेनफॉल्स मिलता है, इसलिए आप लोग कई बार रेन्स या रेनफॉल्स देखने को मिलता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, यहाँ पे बात करते हैं। तो विल नाम का वर्ब है, विल डाई दिखाई दे रहा है। इसके बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पे विल नाम का वर्ब दिखाई, 2 बार विल आ रहा है। 2 बार विल का प्रयोग हो नहीं सकता है, हमें दोनों में से एक को प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा। क्या करें बताओ, आप चेक कीजिए दोनों में से काम पहले कौन सा हो रहा। वो कह रहा है ऑल द फ्लावर्स इन इस गार्डन विल श्योरली डाई। वो कहता है कि सारे पौधे जो है वो मर जाएंगे, मर जाने का मतलब मुरझा जाएंगे। बिफोर द रेन्स विल फॉल, बारिश के आने से पहले। तो मैं पूछ रहा हूँ पहले क्या होगा, पौधे मुरझाएंगे या फिर जो है वो बारिश आएगी पहले। तो आप कहेंगे पहले बारिश आने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ऑल द फ्लावर्स इन इस गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल। हाँ देखिए क्या कह रहा है, बिफोर नाम का वर्ड दिखाई दे रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहले काम कौन सा होगा। वो कह रहा है कि निश्चित रूप से सारे पौधे मुरझा जाएंगे बारिश के आने से पहले। तो मैं पूछ रहा हूँ पहले क्या होगा। तो आप कहेंगे पहले ये जो पौधे हैं वो मुरझाएंगे। तो क्या करें, इसको प्रेजेंट में बना देते। तो इसको प्रेजेंट में बनाने का क्या तरीका हो जाएगा बताओ। एक तो विल हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे डाई को डाइस बना देते। अगर यही वाक्य अपन इस तरीके से चेंज कर देते, ऑल द फ्लावर्स इन इस गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। अगर आपके पास में ये वाला भाग नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो फिर ऐसे केस में अपन क्या करते भाई, अगर ये विल पहले वाला नहीं हटा पाते तो बोलो क्या होता है, बिफोर द रेन्स फॉल ऐसे बना देते। तो आपके पास में यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेते हैं अपन सेंटेंस कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि ऑल द फ्लावर्स इन इस गार्डन विल श्योरली डाई। ये आपके पास में एक सेंटेंस दे रखा है, एक मिनट देखिएगा आप लोग। अब अपन को क्या चेक करना है कि दोनों में से काम पहले कौन सा हो रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं रह गई है यहाँ पे। अपन को चेक करने के लिए क्या करना होगा बताओ। ऑल द फ्लावर्स इन इस गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल, कि बारिश के आने से पहले पौधे मुरझा जाएंगे। तो पहले क्या होगा, पौधे मुरझाएंगे बारिश के आने की, ये बारिश के आने की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये देखो ये नहीं होगा, ये तो सही है आपके पास में। बिफोर द रेन्स विल फॉल के स्थान पे अपन चेंज करके बोलो क्या बना देंगे, फॉल्स बना देंगे ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सा भाग है, हमें दोनों को चेक करना था कि दोनों में से पहले काम कौन सा होने वाला है। तो हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं। इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। बोलिए भाई क्या करें। इफ के बाद वाला क्लोज कभी भी मॉडल वर्ब के साथ नहीं लिखा जाता है। इफ के बाद वाला क्लोज, इफ के बाद वाला क्लोज मतलब ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस पास परफेक्ट में आएगा, क्योंकि इसके बाद वाले जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं उन सेंटेंसेस के अंदर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो अगर एक क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो एक वाक्य पास परफेक्ट में हो जाएगा। आई वुड सो यू व्हेन यू वर लिविंग इन जापान। बताओ क्या आंसर हो जाएगा। आई विश, आई वुड सी होना चाहिए या वुड हैव सीन होना चाहिए या हैड सीन होना चाहिए, ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, आई विश जो होता है वो भी सपोजिशन को दर्शाता है, ठीक है। और सपोजिशन वाले सेंटेंस में जो अनफुलफिल्ड मतलब आधी अधूरी जो घटनाएं होती है उनको हम परफेक्ट टेंस में बताते हैं। तो यहाँ पे वुड सी या वुड हैव सीन बना देते, तो यहाँ पे सो को बदल के बोलो क्या बना देंगे, आई वुड हैव सीन, ठीक है, वुड हैव सीन चेंज कर सकते थे इसको। और दूसरा तरीका क्या हो सकता था, अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो अपन इसको चेंज करके क्या बना देते, वुड सी बना देते। 2 तरीके से इसको हम चेंज कर सकते थे। याद रखना, अगर एक वाक्य, अब आप कहेंगे सर वुड हैव सीन कब आएगा,
या वुड सी कब आएगा, तो आपको कहते हैं कि एक वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है, तो अगला वाला सेंटेंस जो है उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। और एक वाक्य अगर पास्ट परफेक्ट में दिया गया होता है तो अगला सेंटेंस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में यूज होता है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में यूज होता है। ये आपके पास में दो बातें जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, वी गोट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम फॉर लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। देखो बिफोर आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा, यहाँ पे गोट से पहले हैड और लगा देंगे। सी वॉज विद मी अंटिल नाउ, देखो अंटिल नाउ कभी भी सेंटेंस में आ जाता है, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है भाई। आपको मैंने बताया था जस्ट येट लेटली सो फार अंटिल नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। सी है तो हैज नाम का हेल्पिंग वर्ब, और ये बी वर्ब है, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलो क्या होता है, बीन होता है, तो सी हैज बीन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अडोर नाम के वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता है, जैसे कि आप पढ़कर आए हैं यहाँ पे, तो बोलो क्या करेंगे इसको, परफेक्ट कंटिन्यूस है, चेंज करके बोलो कौन से टेंस में लिख देंगे, परफेक्ट में लिख देंगे। परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो यहाँ पे हम अडोर्ड लिख देंगे, हैव अडोर्ड, हैव रहेगा अपनी जगह। आई लिव्ड हियर सिंस 2005, टाइम आ रहा है, अगर समय दे दिया जाए फॉर सिंस के साथ में तो वाकई या तो परफेक्ट में बनना चाहिए था या परफेक्ट कंटिन्यूस में बनना चाहिए था। मतलब इस सेंटेंस में हालांकि ये इंडेफिनिट है इसलिए हम परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो बोलो इसको चेंज करके क्या बना देंगे, अगला वाक्य प्रेजेंट में है तो बोलो क्या चेंज करें इसको, आई हैव लिव्ड बनाते पहला तरीका तो, और दूसरा अगर आप इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाते तो ये बताओ क्या बन जाता है, हैव बीन लिविंग बन जाता है, हैव बीन लिविंग आपके पास आंसर, दोनों संभावनाएं आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ हैड मोहित इन आवर टीम, देखो यहाँ पे हैड जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अगर ये सेकंड फॉर्म है तो अगले वाक्य में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो याद रखना यहाँ पे वुड हैव वन नहीं आएगा भाई, ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा तो फर्स्ट फॉर्म विन होता है, यहाँ पे वुड विन आ जाएगा आपके पास में। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सेप्ट, पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं होगा, मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वाक्य पास्ट में तो अगला भी पास्ट में होगा, याद रखना ये एक्सपेक्टेड होगा, पी है ना ये पी, मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इफ आई वॉज यू, ये बहुत अच्छा सेंटेंस, आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट, वो कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चेयरमैन को कहता कि मुंह बंद रखो। अब देखो इस सेंटेंस में दो संभावनाएं, अगर मैं इसको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दूं तो ये सपोजिशन बन जाएगा, वोज के स्थान पे वर होना चाहिए, मतलब कितनी एरर रह रही है, दो एरर रह रही है। एक गलती, इसको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और इसको जो है वोज को बदल के किस में चेंज करना पड़ेगा, वर्ब में। सपोजिशन वाले सेंटेंस अगर आपने पढ़े तो अब हमारे पास ये सवाल है कि बताइए हम इसको चेंज कैसे करें, अब हम इसको चेंज कैसे करें, चेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, दो एरर तो हो नहीं सकती, तो बोलो क्या करें, तो याद रखना ये जो आपको पास्ट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है, अब आप में से अधिकतर लोग जो है वो जवाब में क्या कर देते हैं इसका, इसको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दें। मैंने कहा इसको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो फिर ये वाला वाक्य इसमें वोज के स्थान पे वर्ब बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सपोजिशन बन जाएगा फिर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो बोलो क्या करें यहाँ पे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता, फिर बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता तो मैं वोज को वर ही बनाता, ये भी आपको याद रखना है। अगला सेंटेंस, द लाइन डिड नॉट ईट हर बिकॉज ही इज आएगा या वो जाएगा, पहला वाला क्लोज पास्ट में तो ये वाला क्लोज भी पास्ट में होगा। वी आर येट टू स्टार्ट ऑफरिंग दिस फैसिलिटी टू आवर कस्टमर एज वी आर अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम हिम, जवाब नो एरर हो जाएगा यहाँ पे। वैसे इसमें याद रखना येट नाम का एडवर्ब जो होता है उसके पास में टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है भाई, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है येट एडवर्ब जब होता है तो। और एक ये इस प्रकार का सेंटेंस और देख लेना, एक हमने सेंटेंस बना दिया आई एम टू डू इट, ठीक है, और एक आई हैव टू डू इट, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ दोनों में से सही कौन सा है, आई एम टू डू इट सही होता है या आई हैव टू डू इट सही होता है, तो आपको बता दें दोनों सही होते हैं। जब आप बी वर्ब के साथ इन्फिनेटिव लगाते हो तो ये आपकी इच्छा दर्शाता है, क्या दर्शाता है,
इच्छा या विश दर्शाता है, और जब हैज़ हैव के साथ में इन्फिनेटिव लगाते हो तो ये आपकी क्या दर्शाता है, मजबूरी दर्शाता है। तो अगर मैं बोलता हूँ आई एम टू गो, इसका मतलब जाना मेरी इच्छा है। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव टू गो, इसका मतलब जाना मेरी मजबूरी है। 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोग्राम्स इन्वॉल्व इंटरव्यूइंग टीनेजर्स इन द इंटरसिटी एरियाज। देखिए, अगर कोई फिक्स घटना है, निर्धारित घटना है, तो फिर ऐसे केस में वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो इन्वॉल्व के स्थान पे आप प्रेजेंट में ही बना दीजिए ना, इससे अच्छा। बोलो क्या चेंज कर देंगे, इन्वॉल्व, पार्ट सिंगुलर है तो इन्वॉल्व्स में पहुंचे। आगे चलते हैं। इट इज टाइम वी, देखो यहाँ पे इट इज टाइम के बाद में सब्जेक्ट दे रखा है, सेकंड फॉर्म लगना चाहिए था। ये जो एक्सेप्ट नाम का वर्ब है, इसको चेंज करके हम बोलो क्या बना देंगे भाई, एक्सेप्टेड में चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट आ जाता है तो सेकंड फॉर्म आता है, पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा के। शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज दैट ही हैज डाइड। बताओ भाई क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले वाला क्लोज पास्ट में दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला वाक्य भी पास्ट में होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या किया जाए बताओ, पहले से मर चुका था ये तो हैड डाइड लगा देना। The company holds the patent of the technology which enable them to extract precious metals from e-waste. कंपनी आपके पास में सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, होल्ड सिंगुलर वर्ब है, सही है यहाँ पे टेक्नोलॉजी। विच, यहाँ पे विच नाम का शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है, ध्यान देना। टेक्नोलॉजी आपके पास में जो है वो कैसा नाउन है बताओ, सिंगुलर है। ये टेक्नोलॉजी बताओ कैसा नाउन है आपके पास, सिंगुलर है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाला वर्ब भी बोलो कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। यहाँ पे जो इनेबल दिखाई दे रहा है, इसको चेंज करके आपको इनेबल्स बनाना था, सिंगुलर वर्ब लिखना था। आई हैव बीन सफरिंग सिंस, आई हैव बीन सफरिंग सिंस द 10th of January। बोलो क्या आंसर हो जाएगा। टाइम आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम लोग हमेशा सिंस का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, डॉगलस इंगलबर्ट द इन्वेंटर ऑफ द कंप्यूटर माउस हैज डाइड एट द एज ऑफ 88। मर चुका है ना। तो आपको परफेक्ट क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज तब करते हैं जब कोई घटना पास्ट में हुई और उसका प्रभाव भी अभी जारी है। कोई घटना हुई और होने के साथ ही खत्म होगी, तो फिर उसको चेंज करने के लिए हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। He further said there is no purpose in waiting। देखो ये वाला क्लोज पास्ट में आपको पता चल रहा है, आगे वाला भी पास्ट में होना चाहिए था। बोलो इसको चेंज करके हम बोलो किसमें चेंज कर देंगे, वॉच में चेंज कर। If the bus had not been broken, if the bus had not broken down, we will be at home। देखो ये had प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा, had प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो फिर आगे वाले में would have प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। विल को चेंज करके बोलो किसमें चेंज कर देंगे, वुड में। बी को हैव बीन में चेंज कर देंगे, तो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वुड हैव बीन होम। ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। देखिए लास्ट के हिसाब से चलते हैं हम लोग, तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए था, है ना। लास्ट और पास्ट के साथ समय दे रखा हो तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। लेकिन याद रखना पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या चेंज होता है कि जब कोई काम पास्ट का है और प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब उसका प्रभाव अगर वर्तमान में जारी है, तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में बताते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में। वो क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा है पिछले साल में, जो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा था, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव तो अभी भी रहा ही होगा, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट सीधा बाद में भी जारी रहता है। इसलिए अपन इसको इंडेफिनिट में ना लिखे, परफेक्ट में लिखेंगे। कॉस्ट आपका सब्जेक्ट रह जाएगा, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये आपके पास में एडवर्बियल फ्रेज है, याद रखना, यहाँ पे घुमा जाता तो। कॉस्ट आपके पास में सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था। हैज एस्केलेटेड आपके पास में सही जवाब हो जाता, ये थर्ड फॉर्म रहेगा। आगे चलते हैं। व्हेन द गेस्ट एंटर्ड द रूम दे फाउंड हिम लाइंग ऑन द फ्लोर विद द बॉक्स इन हिज राइट हैंड। देखिएगा कि जब गेस्ट जो है वो एंटर किए तो उन्होंने उसको फ्लोर पे गिरा हुआ पाया, हाथ में क्या लिया हुआ था, उसने बॉक्स ले रखा था। तो बताइए भाई पहले क्या हुआ होगा। वाक्य देखो, एक बात तो समझ में आ रही है, अगला वाला वाक्य पास्ट में, इसका मतलब ये वाला भी पास्ट में ही होना चाहिए था। ठीक है, बोलो क्या करें। दो काम आपको एक साथ याद रखना, पास्ट में अगर दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही है, पास्ट में दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, दोनों वाक्यों का टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर एक घटना पहले और एक बाद में हो रही है, तो जो काम पहले हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम बाद में हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं।
ये बिल्कुल संभावना है कि उसका अंदर आना और उसका फर्श पर गिरा हुआ पाया जाना, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई हो सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं था। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए था, या तो ये देखिए, ये तो अपने आंसर नहीं है कम से कम, ये वाला तो आंसर है ही नहीं आपका, ये 3 तो कम से कम आपके आंसर ही नहीं, देख लीजिए। ठीक है। और ये जो ई ऑप्शन आपके पास में दे रखा है, ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। देखना, ये जो ई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ई ऑप्शन है, यहाँ पे ई के स्थान पे आप लोग नो करेक्शन रिक्वायर्ड जो है, इसके स्थान पे मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा और चेंज करके दे देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक समझ में आए। तो सेंटेंस दे रखा है व्हेन द गेस्ट्स, ठीक है, एंटर्स, ये मैंने एक सेंटेंस बना दिया, थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। देखिए प्रेजेंट में दे रखा है तो इसका भी कोई सवाल नहीं उठता जाता, तो आपका आंसर ये वाला हो जाता। आपको ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं करना था, मैंने कहा इसके बाद में आंसर बताना था, वरना तो मेरे पास ये इंडेफिनिट में, अगला भी इंडेफिनिट में, सेंटेंस का जवाब नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी आंसर हो सकता था। नेक्स्ट बात करते हैं, whatever may be the origin of speech, we can be certain that man did not begin। देखना, begin सेकंड फॉर्म होता है यार, डिड के साथ मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ये बिगिन नाम का जो वर्ब होता है, इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो बिगेन होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो बिगन होता है। तो हमें डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म देख लो, बिगिन कौन से में आपके पास आंसर है, डिड नॉट बिगिन आपका बी आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में आज की क्लास में हमने बात की है। आपको सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।